सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय श्री राम, आदाब सभी को। और अगर हम लोग एसएससी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत का इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, थोड़ा सा तरीका हमारा डिफरेंट होगा। पढ़ना तो हम लोगों को शुरू करेंगे हम लोग कम से कम 1707 से, ठीक है। लेकिन 1707 से पढ़ना शुरू करना है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि भारत का जो अंतरिम सरकार था, ठीक है, उसमें कौन कौन से विभाग किस किस को मिले थे। और ये लंबा पीरियड चलने वाला है, तो बने रहें। और नहीं बने रहिएगा तो मेरा घंटा जाएगा, आपको नुकसान होगा, इसलिए बने रहिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, मेरा पुराना चैनल और खत्म हो। तो भारत में अंतरिम सरकार बनती। देखिए, बेसिकली आप लोग क्या जानते हैं ना कि नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे। अब पहले प्रधानमंत्री थे तो जाहिर सी बात है कि जब भारत आजाद होगा तभी बनेंगे। भारत आजाद कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। अब कहिए एक मसला पकड़ा गया, नहीं पकड़ाए नहीं। 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला। एक एग्रीमेंट हुआ कि हम आपको आजाद कर दे रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको अधिकार नहीं दिए हैं। आपका जब संविधान बन के पूर्ण हो जाएगा तब आपको अधिकार मिलेगा, आपको स्वायत्तता मिलेगी और आप संप्रभु होंगे। यानी कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन संप्रभुता हमारे पास उस वक्त तक नहीं थी, क्योंकि हमको मिला था डोमिनियन स्टेटस का दर्जा। यानी कि संविधान सभा का निर्माण होने के बाद जब संविधान का निर्माण पूर्ण हो जाता तो उस एग्रीमेंट के तहत तभी हम स्वतंत्र होते। तो वैसे तो अगर पूर्ण स्वाधीनता की बात की जाए तो जब हमारा संविधान लागू हो गया तभी ना हुए। लेकिन भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, और आपको लगता है कि उसके बाद सरकारें बनी होंगी। तो सरकारें तो बनी, और सरकारें जब बनी तो आम चुनाव भी हुए 1951 के अंत में 52 में शुरू, ठीक है। लेकिन प्रश्न आता है कि अंतरिम सरकार कब बना? तो 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेबर जो था वो संविधान सभा के गठन के साथ साथ अंतरिम सरकार का गठन का प्रस्ताव। लेकिन मुस्लिम लीग को खुद भी होता है। देखिए, कुछ चीजें क्या है ना, किसे घास फूस में आप चल जाइए जंगल उंगल में तो कुछ पतैया सरा जाएगा तो पूरा खसरा हो जाता है, ऐसे खजवावत रहेगा खसर खसर। तो मुस्लिम लीग को खसरा का बीमारी था। वो कहा कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, हमको अलग पाकिस्तानी चाहिए। आज पाकिस्तान लेके बुझा रहा है कि अमेरिका बन गया, खैला भी नम हो गया। तो कहने का मतलब है कि वो पाकिस्तान की मांग पे अड़ा रहा। 12 अगस्त 1946 को बोला कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, और 16 अगस्त को उसने एक कार्यक्रम रखा जिसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे, खुली कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, 16 अगस्त 1946 को। और उसके बाद देश में जो है जबरदस्त दंगा करा है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है तो दंगा दिवस के रूप में परिवर्तित। तो आप लोगों से एसएससी के एग्जाम में पूछेगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब हुआ, तो आपको लिखना होगा 16 और AUG अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1946 जी, 16 अगस्त 1946 को सरकार अंतरिम सरकार बनाने का न्योता कब मिला? तो 12 अगस्त 1946 को किसने दिया? तो लॉर्ड वेबर ने दिया। तो चलिए, सरकार बना और सरकार के विभागों का बंटवारा हुआ। तो क्वेश्चन ये आएगा कि अंतरिम सरकार में कितने मंत्री थे? तो मंत्रियों की संख्या थी 14। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं थे। यहाँ पे मंत्रालय मिला तो जवाहरलाल नेहरू बनाया गया कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष। यानी कि अध्यक्ष तो जरूर अंग्रेज होगा, अध्यक्ष अंग्रेज होगा। तो कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाए गए और इनको दिया गया विदेश विभाग, फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है। और साथ साथ इनको दे दिया राष्ट्रमंडल से संबंध। राष्ट्रमंडल कौन? यानी कि अंग्रेजों के जो उपनिवेश थे, जो गुलाम थे, उनको राष्ट्रमंडल कहा जाता है। आज भी राष्ट्रमंडल खेल होता है उनके नाम पर। तो राष्ट्रमंडलों के साथ रिलेशन बनाने का जिम्मा नेहरू जी को दिया गया। तो नेहरू जी के पास 3 विभाग, एक उपाध्यक्ष का, एक विदेश का, और एक राष्ट्रमंडल समूह के साथ रिलेशन बनाने का। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इनको दिया गया गृह और सूचना एवं प्रसारण।
यानी कि होम मिनिस्ट्री मिला इनको, और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना प्रसारण भी इन्हीं को दिया गया। ठीक है, यानी कम्युनिकेट करने का जिम्मा और घर संभालने का जिम्मा मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद जब जीवन राम जो बिहार से आते थे, इनको लेबर मिनिस्टर, लेबर डिपार्टमेंट दिया गया, श्रम विभाग दिया गया। उनकी जो बेटी थी मीरा कुमार, वो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप जगजीवन राम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी, आपको पता हो। तो ये भी इससे ही रिलेट करता है। बलदेव सिंह को बनाया गया डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। वहीं डॉक्टर जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति विभाग दिया गया। सी राजगोपालाचारी जो बहुत बड़े वकील थे, ज्ञाता थे, उनको एजुकेशन दे दिया गया। तब अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अब आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अच्छा। होमी जहांगीर भाभा को कार्य खान और ऊर्जा विभाग दिया गया। बहुत बड़े साइंटिस्ट, आपको पता ही है। अगर आप लोग को जीएस कॉलेज में गए होंगे कभी, कलामों के हैं, तो उनके नाम पे वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना की गई। उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सम्मान की मूर्ति लगी हुई है, आप देखेंगे। तो उनको खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया शुरू में। ठीक है, बाद में संविधान सभा का अध्यक्ष बने, बाद में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं आसफ अली। तो आसफ अली को हम रेल मंत्री बने थे। आपको कॉपी उतार लीजिएगा, आपको तेल मंत्री लिखे थे। वो रेलवे मिनिस्टर थे भारत के अंतरिम सरकार। ठीक है, उसके बाद ये 9 जो थे ना, ये कांग्रेस के कोटा से थे। और जो खसावा हुआ था, क्या नाम था उसका? मुस्लिम। 5 को अपना भी भेज दिया, बोला कि खजली हो गया था, लेकिन मंत्री बना ससुराल। खसरा होने के बाद हो। देखो, बीमारी जब हो जाता है ना, तो लगता है कि अब दवाई रहे चाहे जहर वो पीना ही ना पड़ेगा। सुई भोगाता है कि नहीं, तो जहर समझ के 5 को मंत्री बना दिया ससुराल। उसमें था वो टीटी चुंदरीगढ़, तो उसको व्यवसाय प्रकोष्ठ दिया गया। अब्दुल रब निस्तार जो थे, उनको संचार दिया गया। व्यवसाय का मतलब क्या है? बिजनेस। और गजनफार अली खान को हेल्थ दिया गया, स्वास्थ्य। और योगेंद्र नाथ मंडल को विधि और कानून दिया गया। और लियाकत अली जो थे, लियाकत अली को सुनते थे होंगे नाम, इनको दिया गया फाइनेंस। तो यानी कि अंतरिम सरकार में केंद्रीय मंत्री थे 14, और कांग्रेस के कोटे से कितने थे? 9, और मुस्लिम लीग कोटे से 5। तो ये तो घटना थी 1946 की, और हम लोग 47 में आजाद होंगे। लेकिन आगे जानकारी के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं और पीछे से वापस आते हैं। तो चलते हैं 1760 में, जब होती है औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब का नाम आप लोगों ने सुना ही। मुगल काल का एक नाम औरंगजेब था, जहां से मुगल काल की गिरावट शुरू हुई और हम पर ब्रिटिश शासन का दबदबा बढ़ने लगा। अगर बात की जाए 1526 की, जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल को। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। पानीपत का युद्ध जो है ना, ये बराबर पूछता है, जाके 3 बार हो गया है पानीपत। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ, वो होता है 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, और ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इब्राहिम लोदी जो है हार जाता है और बाबर जीत जाता है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत, सोनीपत सब जो है हरियाणा में। तो जब बाबर जीत जाता है, तो 1526 में हमारे यहाँ मुगल काल की स्थापना हुई। ठीक है, दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ। ये किसके बीच हुआ? तो अकबर के बीच नहीं हुआ था। अकबर का जो संरक्षक था ना, अकबर नहीं ना थे। 1556 में अकबर की उम्र कितना था? 14 साल। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था ना, अमरकोट में जन्म हुआ था 1542 23 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। तो 1556 में 14 साल के थे। वो तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो 14 साल में सिंहासन संभालते हैं। लेकिन 1556 में जो युद्ध लड़ा गया, वो अकबर के संरक्षक बैरम खान के द्वारा लड़ा गया। और बैरम खान लड़ रहे थे किससे? हेमचंद्र विक्रमादित्य से।
हेमचंद्र विक्रमादित्य का शॉर्ट नेम है हेमू। तो लड़ा गया बैरम वर्सेस हेमू के साथ। अब हेमू जो था एक हिंदू सेनापति था जो अफगानों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। और उसका कारण ही उस समय का यह था कि शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद अफगान शासन जो है वो कमजोर हो गया। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद शासन को मजबूत करने का प्रयास किया। हालांकि वहां पे उनको असफलता नहीं मिली और हेमू हार जाते हैं और बैरम खान लड़ाई जो है वो जीत जाते हैं। अगर पानीपत की तीसरी युद्ध की बात की जाए तो मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले हुआ था, 14 जनवरी को हुआ था। सोचो हम आज के नहीं है, पानीपत का युद्ध से एक दिन बाद मेरा जन्म हुआ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। और 1761 को जब हुआ था तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी शासक था, हाँ। और सदाशिव राव भाऊ और पेशवा का जो पुत्र था उनका नाम था विश्वास राव, ये दोनों मिलकर लड़ रहे। पेशवा का पुत्र के साथ तो पेशवा का जो पुत्र जब युद्ध लड़ रहा था, सदाशिव राव भाऊ जब युद्ध लड़ रहे थे, मराठा तरफ से थे और वो अफगान शासक था। दुर्भाग्य से होता क्या है कि अफगानी जीत जाते और ये मराठा शासक जो थे हार जाते। लेकिन वो जीतने के बाद भी उसमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी। तीसरे पानीपत के युद्ध में अफगानियों को झटका तो जबरदस्त लगता है क्योंकि वहां पे लाखों लोगों की जान जाती है। हालांकि उसके बाद एक दुखद खबर आती है कि ये खबर सुनकर 23 जून 1761 को सदमे में आ जाते हैं नाना साहब और उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि इस युद्ध के कारण नाना साहब की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ये उनके लिए दुखद घटना। चलिए अब हम लोग आते हैं 1707 से वापस। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो होता है जजाओं का युद्ध। जजाओं का मतलब यहाँ पे है उत्तराधिकार। एग्जाम में उत्तराधिकार नहीं जजाओं दे देगा तो आप सोचिए क्वेश्चन में गलती छाप। जजाओं का अर्थ ही होता है हाँ, जजाओं का अर्थ होता है उत्तराधिकार। तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है और उत्तराधिकार का युद्ध जाहिर सी बात उनके बेटों के बीच में, हाँ। तो उनके 3 बेटों के बीच में होती है। पहला बेटा का नाम था मुअज्जम, दूसरा का नाम था आजम और तीसरा का नाम था कामबख्श, ठीक है। और मुअज्जम जो है ये दोनों को हरा देता है और हराने के बाद वो गद्दी को संभाल लेता है और मुअज्जम के नाम पे अपना नाम को भी बदल देता है और नाम रखता है बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बहादुर शाह जफर लास्ट वाला भी है, अंतिम मुगल शासक के रूप में काम करते हैं। तो ये अंतिम वाला नहीं है, वो बहादुर शाह जफर जो है वो द्वितीय बहादुर शाह जफर है, प्रथम था। औरंगजेब का जो बेटा था ये पहला बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर प्रथम। और एक बहादुर शाह जफर वो हैं जो अंतिम है 1857 की क्रांति में, जिनको मेरे पिया गया रंगून जहाँ से किया है टेलीफोन भेज दिया गया था, हमको रंगून भेज दिया गया था, कब्ची बना के मैंने भेजा था, काला पानी का सजा थे उनकी पत्नी। तो बहादुर शाह जफर प्रथम जो है वो गद्दी में बैठता है और खुद को शाह आलम की उपाधि देता है। कौन? बहादुर शाह जफर प्रथम। और ये मुगलों के सीरियली क्रम में अगर आ जाइए तो 7वां शासक बना। इससे पहले 6 शासक हो चुके थे, जैसे मान चलिए बाबर एक हो गया, हुमायूं 2 हो गए, अकबर 3, औरंगजेब जो है वो 4 हो गए, ठीक है। तो ये तीसरा शासक था, सॉरी 7वां शासक था, माफ कीजिएगा। उसके बाद ये जो है गुरु गोविंद सिंह को मुगल सेवा में भर्ती कर लेता है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीजें करता है। तो उसके बाद जो होता है साहू जी को रिहा करता है। जो रिहा करने के बाद गृह युद्ध होता है, उसमें साहू महाराज राजा बनते हैं और राजा बनने के बाद वो एक पद क्रिएट करते हैं जिस पद का नाम था पेशवा, जो बाद में चल के वंशानुगत और शक्तिशाली हो गया। तो प्रथम पेशवा बनाते हैं वो साहू जी बालाजी विश्वनाथ को 1713 से 1720 के बीच में, ठीक है, 1713 से 1720 के बीच में। और ये बालाजी विश्वनाथ जो थे ये चित्पावन ब्राह्मण जाति से थे, ठीक है। और इनको पद कौन दिया? साहू जी दिए। और कौन सा पद दिए? पेशवा दिए। और बाद में क्या हो गया? शक्तिशाली भी हो गया और वंशानुगत भी हो गया। क्रम से अगर आ गया ये तो 20 वर्ष की उम्र में बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक वंशानुगत था ना, तो पेशवा बनता है। और पेशवा बनने के बाद गुरिल्ला युद्ध में सबसे ज्यादा पारंगत होता है।
बाजीराव प्रथम जो है गुरिल्ला युद्ध में सबसे ज्यादा पारंगत होता है, लेकिन शिवाजी से कम। गुरिल्ला युद्ध के लिए शिवाजी प्रख्यात थे, लेकिन शिवाजी के बाद सबसे ज्यादा गुरिल्ला युद्ध का जबरदस्त पारंगत और एक्सपीरियंस था तो वो माना जाता है बाजीराव प्रथम को। और उसने क्या किया कि मराठा गणसंघ का उदय किया, यानी कि गणराज्य बनाया और उसके राज्यों को अलग अलग भागों में विभक्त किया। जैसे पहला इंदौर प्रांत बनाया, ठीक है, जिसका राजा बना दिया होलकर को। ग्वालियर बनाया, जहां सिंधिया परिवार को दे दिया, यानी कि जो सिंधिया परिवार है उसको पद देने का श्रेय अगर जाता है तो बाजीराव प्रथम को जाता है। पूना में पेशवा परिवार, बड़ौदा में गायकवाड़ परिवार और नागपुर में भोसले परिवार को। और सबका जो हेड था वो होता था मराठा सरदार। तो मराठा जनसंघ का उदय का क्रेडिट किसको जाता है? बाजीराव प्रथम को। और 20 साल सत्ता के बाद एक लाइन ये कहता है, और वो लाइन था कि हमें कमजोर होते पेड़ को का जो धड़ है ना, धड़ पे प्रहार करो तो उसकी टहनियां अपने आप गिर जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि बाजीराव प्रथम ने कहा कि हमें कमजोर होते के पेड़ पर प्रहार करना चाहिए ताकि टहनियां जो हैं वो अपने आप गिर जाएंगी। जो पेड़ है जो कमजोर हुआ है उस पर प्रहार करो, टहनी अपने आप गिर जाएगा, टहनी को गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब बालाजी प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बाजीराव जो हैं वो सत्ता संभालते हैं और ये दूसरे पेशवा होते हैं, यानी कि दूसरे पेशवा होते हैं। और दूसरे पेशवा इनकी भी उम्र 20 वर्ष ही थी। तो बाजीराव प्रथम भी 20 वर्ष की उम्र में पेशवा बने और बालाजी बाजीराव भी 20 वर्ष की उम्र में पेशवा बने। और इनका कालखंड था 1740 से 1760, 1740 से 1760। और बाद में इनको नाना साहब के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? नाना साहब, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है कि जो इनके पेशवा की उपाधि दिए थे इनके वंशजों को, जो वंशानुगत बन गया था साहू जी महाराज, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती है 1749 में। और जब उनकी मृत्यु होती है उस समय वो रहते हैं संतानहीन। तो एक रिश्ते के जो व्यक्ति होते हैं राजा राम, उनके पोता को वो उत्तराधिकार बना देते हैं राम राजा को, यानी कि साहू जी बालाजी बाजीराव, साहू जी की मृत्यु होती है ना। बालाजी बाजीराव तो पेशवा थे, राजा थे, साहू जी थे ना महाराज। तो साहू जी की मृत्यु 1749 में, उनके बच्चे नहीं थे। तो जब बच्चे नहीं थे तो दूर के रिश्तेदार थे उनके, उनका नाम था राजा राम। तो राजा राम के पोता को बना देते हैं राम राजा को उत्तराधिकारी, यानी कि राजा। और ये बालाजी बाजीराव हो गए या बाजीराव प्रथम हो गए, ये सब उनके पेशवा थे। बाद में पेशवा शक्तिशाली हो गया और ये वंशानुगत हो गया, ठीक है। लेकिन बालाजी बाजीराव को पता चलता है कि जो उत्तराधिकारी राम राजा हैं इन पर कोई नकल चीज कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। और इसके आरोप में उनको वो बंदी बना लेते हैं सतारा में और खुद शासन संभाले। यानी कि बाजीराव जो पेशवा था वो खुद उत्तराधिकार भी संभाल लेता है, राज को भी संभाल लेता है। अब पानीपत का युद्ध आप लोग तीनों पढ़ी, तीसरे पानीपत में उनका बाजीराव का जो खानदान है वो इन्वॉल्व हुआ था। तो जो पेशवा का जो रिलेशन है उसमें 4 और है। एक है माधवराव 1761 से 72, हम लोग सीरियली आते हैं। तो बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, 1720 से 1740। उसके बाद बालाजी बाजीराव जिनको नाना साहब उपाधि दी गई 1740 से 1760। फिर माधवराव 1761 से 72 तक। उसके बाद नारायण राव 1772 से 73, मात्र 1 साल। सवाई माधवराव 73 से 95 और बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 तक। तो ये था पेशवा खानदान। और नाना साहब की मृत्यु अभी आपको बताए थे कि पानीपत के युद्ध के हारने के गम में सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाए और 23 जून 1761 को उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे एक राजा बनता है, उसका नाम था जहांदार शाह। अब यहाँ पे कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ राजा लगातार ऐसे बनेंगे जिनको राजा एक ही व्यक्ति बनाता है। तो जहांदार शाह को राजा बनाता है कौन? तो यहाँ पे क्या है कि बहादुर शाह, हर साल पढ़े थे ना। तो बहादुर शाह
उत्तराधिकार के लिए, बहादुर शाह जफर प्रथम के उत्तराधिकार के लिए जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में जुल्फिकार के सहयोग से जहांदार शाह जो है वो राजा बन जाता है। उसके बाद अगला राजा बनता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो है वो अगला राजा बनता है और इस राज्य में दो सैयद बंधु होते हैं। जहांगीर शाह के दो सैयद बंधु थे, एक थे वजीर, वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, और एक था मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति। तो मीर बख्शी और हुसैन अली और अब्दुल्ला खान वजीर के सहयोग से फर्रुखसियर जो है वो प्रधानमंत्री बनता है, बादशाह बनता है। और जब ये बादशाह बनता है तो ये दोनों जिन्होंने बनाया तो उन्हीं को पसंद नहीं आता है और वो लोग इनकी हत्या करते हैं। राजा भी बादशाह यही दोनों बनाते हैं और हत्या भी वही दोनों कराते हैं। और जब हत्या करवा देते हैं तो फिर से इन्हीं की सहायता से इनका जो पोता है रफी उद्दौला सत्ता संभालता है। उसके बाद रफी उद्दौला सत्ता संभालता है, लेकिन ये सत्ता ज़्यादा दिन नहीं चलती है। हैजा का बीमारी आता है और हैजा की बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, और उसके बाद मोहम्मद शाह राजा बनता है जो 1719 से लेकर 1748 तक रहता है और इसका नाम पूरा नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। यह भी सैयद बंधुओं के सहयोग से राजा बना था और 1738 से 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर बादशाह से कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन और सोने का जो सिंहासन था जिसको तख्त हाउस कहा जाता था उसको छीन लिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला से किस राजा ने और कब सोने का सिंहासन, तख्त हाउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा छीना था, ये आप कमेंट कीजिएगा। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे 1748 के बाद, उसके लिए बने रहिए। डू बी कंटिन्यू, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।